अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। लखनऊ में आज एक कॉम्प्लेक्स में बड़ी भीषण आग लगी और इतनी भयावह है कि अभी जब मैं आपके साथ डिबेट कर रहा हूँ तो 15 लोगों के मारे जाने की आधिकारिक पुष्टि है और मरने वालों की संख्या बढ़कर 18 से 20 हो सकती है। जो अस्पताल में झुलसे हुए भर्ती हैं उनकी भी हालत गंभीर है। ये इतनी दर्दनाक घटना है कि इसको सुनकर देखकर आप सिहर उठेंगे। आज चर्चा इसी अग्निकांड की। बहनों भाइयों, आज मन बहुत उदास है, व्यथित है, बहुत ही मायूस है और अफसोस से भरा हुआ है। लखनऊ की इस बड़ी घटना ने हर व्यक्ति के मन को विचलित किया है, दुखी किया है, परेशान किया है, झंझोड़ा है। उस दुख का एहसास कराया है जिस कष्ट के साथ और जितने भयावह तरीके से 18 युवाओं की मौत हुई। इसमें अधिकांश स्टूडेंट्स थे। लखनऊ के अलीगंज इलाके में, जो लखनऊ के दक्षिणी का इलाका है, एक कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स है जहां पर कंप्यूटर सेंटर, ग्राफिक्स डिजाइन, कंप्यूटर गेमिंग, इन सब का एक पूरी फ्लोर पे काम चल रहा था। बड़ी संख्या में बच्चे थे वहाँ पे, सब यंग लोग थे, 25-30 साल के। कोई कंप्यूटर सीखने आया था, कोई ग्राफिक्स सीखने आया था, कोई गेमिंग कर रहा था। और आग लगी और विद इन मिनट पूरे फ्लोर पे जिस तरह से फैली, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। धुआं भर गया था भीतर, दम घुटने से, जलने से। 15 की मौतें तो आधिकारिक रूप से, वैसे 18 हो चुकी हैं, बढ़ भी सकती हैं। और लेकिन इन सब घटनाओं के बावजूद मैं जिस विषय पर आपसे बात करने आया हूं वो ज़्यादा ज़रूरी है। दरअसल इंसानी जान की कीमत अब रह नहीं गई उतनी। आप किसी पक्ष को मानते हो ना मानते हो, लेकिन इस बात को सब कोई मानता है, इंसान के जान की अब कोई वैल्यू नहीं। लोग मरते हैं, मरते रहें। लोगों की कोई व्यवस्था पर रुचि नहीं रह गई है। शायद ही कोई साल गुजरता हो जब उत्तर प्रदेश में और ख़ास तौर पर राजधानी लखनऊ में भीषणतम अग्निकांड न हुए हों। होटलों में, कॉम्प्लेक्स में, कमर्शियल मार्केट में शायद ही कोई वर्ष ऐसा गुजरा हो जब लोगों की मृत्यु न हुई हो, दर्दनाक मौत से न लखनऊ जूझा हो या उत्तर प्रदेश न जूझा हो। लेकिन हमने सबक क्या लिया? सबक यह है कि कुछ घंटे के बाद बड़े अधिकारी अपने अपने घरों को चले जाते हैं। बड़े बड़े नेता बड़े बड़े सख्त बयान देते हैं, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, ये कार्रवाई होगी, वो कार्रवाई होगी। लेकिन 2-3 दिन बाद जैसे ही मीडिया की सुर्खियों से ये बात गायब, सब कोई भूलकर अपने काम में लग जाता है। फिर अगले हादसे का इंतजार होता है। लखनऊ की और उत्तर प्रदेश की यही नियति है। फर्क उनको पड़ता है जो अपना परिवार खोते हैं, जिनका बेटा गया है, जिनका पति गया है, जिनके पिता गए हैं, जिनके बच्चों की मौत हुई है। सिर्फ उन्हें फ़र्क पड़ता है, बाकी किसी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। छोटे मोटे कुछ एक अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया जाए, कोई कार्रवाई कर दी जाए, लेकिन सिस्टम को सुधारने की दिलचस्पी किसी की नहीं थी। न तब थी, न आज है, और मैं इस बात को गारंटीड कहता हूं कि आगे भी नहीं होगी। क्योंकि पूरी व्यवस्था बना ही ऐसी दी गई है कि ऐसी घटनाएं होंगी, फिर ये होगा, फिर ये होगा, बात खत्म। हमने सबक क्या लिया? कुछ नहीं। जैसे अभी दिल्ली का होटल अग्निकांड था, दिन भर मीडिया में चल रहा था, अखबारों में छप रहा था, अब ये होगा, ये कार्रवाई करेंगे, एक एक चेक कर डालेंगे। जो अवैध है उनकी कोई चेकिंग नहीं होती बहनों भाइयों, लेकिन जो वैध तरीके से अपने होटल और कॉम्प्लेक्स बनाए उन्हीं की जांच करके सारी सख्ती दिखा दी जाती है। उदाहरण के तौर पर 90% लखनऊ के कमर्शियल मार्केट कॉम्प्लेक्सेस अवैध बने हुए हैं। एलडीए नक्शा पास करता है, नगर निगम कुछ करता नहीं। ट्रैफिक पुलिस का अपना सेट है, लोकल पुलिस का अपना सेट है, फायर का अपना सेट है। आपको क्या लगता है इस घटना के बाद किसी कोई फर्क पड़ेगा? सहानुभूति के 2 शब्द, सख्त कार्रवाई के बयान, बात खत्म। अगले हादसे का इंतजार करिए।
एक राज्य के तौर पे, एक सिस्टम के तौर पर, एक अधिकारी के तौर पर, एक व्यवस्था के तौर पर हमने क्या सबक लिया इससे? क्या सीखा कि आगे लोगों की मौत ना हो, आगे लोगों को इस तरह का भयावह अनुभव ना हो? ना हमने कुछ सीखा था, ना हमने कुछ सीखा है, और ना हम आगे सीखेंगे। क्यों? क्योंकि फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ना बंद हो गया है। जिस दिन हम किसी की तकलीफ पर हमें फर्क पड़ेगा, तब हमें उसका एहसास होता है। जैसे आपके साथ कोई घटना हो जाए तब आपको फर्क पड़ता है, जैसे कोई ट्रैफिक जाम में फंसता है तब उसको ट्रैफिक जाम का दर्द का एहसास होता है। छोटी सी बात बता रहा हूं। तो आप एहसास तब करते हैं जब आप उससे गुजरते हैं, और जो गुजरता सिर्फ वही एहसास करता, बाकी खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते हैं। तो इसलिए इस अग्निकांड को सिर्फ एक घटना के दृष्टिकोण से न देखा जाए, ये देखा जाए कि हमारी समाज और व्यवस्था कैसे चल रही है। किसी भी मार्केट में चले जाएं, लखनऊ के उदाहरण लेते हैं, कहीं चले जाएं, अव्यवस्थित टाउनशिप, अव्यवस्थित मार्केट, पूरी घिरी हुई सड़क, व्यवस्था का सब अभाव। अभी एक कॉम्प्लेक्स बनाने चलिए आप, एलडीए और फायर वाले आपको इतना परेशान कर देंगे कि आप धंधा बंद करके भाग जाएंगे। अगर वैध काम करना चाहते हैं आप, अवैध करना हो तो ऐसे 50 उदाहरण हैं, उनको सब फैसिलिटेट करने को तैयार हैं। तो इस घटना को एक उदाहरण मानिए, और मेरा निवेदन है आप सबसे, चाहे व्यवस्था से जुड़े लोग हों, चाहे जनता हो, चाहे वो लालची बिल्डर हों या आम लोग भी हों, हमें किसी की मौत पर, किसी की तकलीफ पर तकलीफ का एहसास होना चाहिए। जिस दिन आप तकलीफ का एहसास करेंगे, ये व्यवस्था बदलेगी। जिस दिन किसी की मौत पर आपको फर्क नहीं पड़ेगा, ये व्यवस्था कभी नहीं बदलेगी। मैं यकीन दिलाता हूं आपको। कुछ बयान सुनिए। अप्रॉक्स वहाँ पे 20 बच्चे थे, 20 में से 4 निकले थे और उनमें से एक कूद गया था। जैसे 2 बिल्डिंग, 2 साइड थे, इस साइड से तो निकल गए बच्चे, बट इस साइड फंस गए। इस साइड से बच्चे ने कोशिश की, कूदा यहाँ से वो, तो उसके मतलब चोट लग गई, वो सरिया घुस गया पीठ में। हाँ, छत पे तो कोई पहुँच नहीं पाता कि छत मतलब बंद था, छत बंद थी। और कई 15 बच्चे वहीं पे झुलस कर ऑन द स्पॉट मर गए। स्वयं मॉनिटर कर रहे हैं। हमारे बच्चे बहुत ही दुखद है। बिल्कुल उनके हाथों में हाथ। सभी को केजीएमसी ट्रामा सेंटर भेजा गया है। घायलों को अच्छे से अच्छा इलाज मिले। घटना के उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए हैं और तत्काल ऐसे बिंदुओं की जांच की जाए कि ऐसी घटना भविष्य में ना हो। करीब 15 लोग मृत अवस्था में आए हैं, ब्रॉड डेड थे। उनकी अभी पंचनामा करके उन्हें मॉर्चरी भेजा गया उनका पोस्टमार्टम के लिए। बाकी 7-8 बच्चे आए हैं, उसमें 2 लोगों को थोड़ी चोट आई। एक लड़का जो ऊपर से कूदा था, उसको स्पाइन की इंजरी प्रतीत हो रही है, तो अभी हमारे डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं। एक और लड़की, उसके पैर के में चोट है, तो उसे भी देखा जा रहा है। तो बहनों, हमारे साथ आज के कार्यक्रम में सुनील साजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं, देवकीनंदन मिश्रा बहुत ही जाने माने पत्रकार, फॉर्मर डीजीपी डीएस चौहान साहब भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में हैं, रत्नाकर सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, और वीरेंद्र जी हमारे नेशनल हेड। हम प्रयास कर रहे हैं कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक भी हमारे साथ जुड़ें, जो घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य में उस वक्त मौजूद थे। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का। रत्नाकर सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या इससे कोई सबक लिया सरकार ने, आप लोगों ने कुछ सीखा, भविष्य में बेहतर होगी व्यवस्था, या लोग इस तरीके से कीड़े मकोड़ों की तरह मरते रहेंगे और हम दस्तूरी कवरेज करेंगे, डिबेट करेंगे और आप बयान देंगे, सरकार कार्रवाई के नाम पर पत्रबाजी करेगी और अंत में अगले वर्ष हम इस तरह की और घटनाओं का इंतजार करेंगे? ओके, उनसे मेरा संपर्क नहीं हो पा रहा, हम कोशिश करेंगे कि उन तक पहुँचें। देवकीनंदन जी, यही सवाल आपसे है और मैं जानना चाहता हूँ, इस तरह की घटनाओं से हम सबक लेना क्यों छोड़ दिए हैं? हमें क्यों नहीं फ़र्क पड़ता? हमें मतलब व्यवस्था को। दरअसल व्यवस्था को इस वजह से फ़र्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि इसमें करप्शन इन्वॉल्व है। करप्शन इस कदर बढ़ता जा रहा है। फायर डिपार्टमेंट करप्शन का सबसे बड़ा अड्डा है। मुझे लगता है पूरे देश में होगा, केवल उत्तर प्रदेश में नहीं होगा। बगैर पैसा लिए फायर डिपार्टमेंट किसी की एनओसी नहीं जारी करता है,
किसी की भी एनओसी नहीं जारी करता। आप एक घटना अभी कुछ दिन पहले हुई थी लेवाना होटल की घटना हुई थी, उसमें एक 6 या 7 लोग एक्सपायर कर गए थे। उस घटना के बाद लेवाना होटल बंद कर दिया गया था, दोनों होटल बंद कर दिए। उसी समय यह आदेश दिया गया था कि पूरे उत्तर प्रदेश में फायर सेफ्टी का एक अभियान चलाया जाएगा और एक ऑडिट किया जाएगा। क्या ऑडिट हुआ? नहीं हुआ। कागज ऑडिट हुआ, पैसा लेने के लिए ऑडिट हुआ। केवल फायर डिपार्टमेंट पैसा वसूलता है। अब आइए, अभी 2 जून को घटना हुई थी दिल्ली में। अच्छा, एलडीए क्यों नहीं शामिल है? नक्शा कैसे पास किया? मैं पूरी बात उसी में मैं एक एक करके बता रहा हूं। अभी 2 जून को घटना हुई दिल्ली में। दिल्ली में जब घटना हुई तो जो फायर के डीजी हैं सुजीत पांडे, उनको लेकर के सारे अखबारों में 3 जून को बड़ा लंबा एक पेज खबर छपी थी कि डीजी फायर ये करने जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं। मैं सुजीत पांडे से पूछना चाहता हूं कि क्या सुजीत पांडे ने इसका फायर ऑडिट किया था, इस बिल्डिंग का? और फायर ऑडिट करवाया था तो क्या मिला था? अब आते जो आपने सवाल किया कि एलडीए क्या करता है। एलडीए पर फ्लोर का पैसा लेता है। क्या ये वीसी को नहीं पता है? वीसी तक पैसा जाता होगा। पर फ्लोर पर आप कोई कमर्शियल बिल्डिंग बनाते हैं तो जनरली, आपने अभी पहले ही इंट्रो में कह दिया कि 90% बिल्डिंग अवैध होती है। तो जो 90% बिल्डिंग अवैध है, तो अवैध कौन उसको वैध कर रहा है? एलडीए वैध कर रहा है, फायर डिपार्टमेंट वैध कर रहा है। सरकार ने नियम बना दिया कि आप कोई कमर्शियल एक्टिविटी करने अगर आप जाते हैं तो बगैर फायर की एनओसी के आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा, किसी भी तरह का। कि रेस्टोरेंट का लाइसेंस आपको नहीं मिलेगा। अब जब आप रेस्टोरेंट का लाइसेंस लेने जाएंगे, आप सारे फायर के नाम्स कंप्लीट करेंगे, लेकिन चूंकि फायर का उपकरण बहुत महंगा होता है। जो बड़ी बिल्डिंग्स हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, जैसे आप माल है, आप इसको सहारा माल ले लीजिए, फन माल ले लीजिए, आप लुलू माल ले लीजिए, इन लोग तो पूरा कंप्लीट करते हैं। लेकिन जो छोटे जो बिल्डिंग बनाते हैं। अच्छा, डिपार्टमेंट करप्ट हुए हैं, हमारी सरकारें कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाती? नहीं, देखिए क्या है ना, डिपार्टमेंट अगर अब हम अगली घटना का वेट कर रहे हैं कि अब कहाँ आग लगेगी, लोग मरेंगे। नहीं, डिपार्टमेंट करप्ट है तो इसके पीछे कोई ना कोई वजह होगी। ऐसा नहीं कि आज करप्शन हुआ, ये पहले से चला आ रहा है। मुझे याद है कि जब लेवाना की घटना हुई थी तो फायर अफसर यहाँ का हटा दिया गया था, लखनऊ का, और बाराबंकी के फायर अफसर को एक काम दिया गया था। और मैं ऐसी बात कहने जा रहा हूं जो बड़ी खराब बात लगेगी। मेरे बेटे का रेस्टोरेंट खुल रहा था, उस रेस्टोरेंट के लिए एसएन साबत उस समय डीजी थे। उनसे मैंने कहा, एसएन साबत ने इस फायर अफसर को बोला। उसके बाद भी उस अधिकारी ने जो चेक करने आया था, उसने हमारे आदमी से पैसे लिए। अच्छा, ये मैं कह रहा हूं, उसने मेरे आदमी से 10,000 रुपया लिया, तब एनओसी दिया। तो उसको 3 दिन लटकाए हुए था। मैं समझ गया, मैंने कहा यार दे दो उसको, तभी वो देगा। तो जहां इस स्तर के फायर डिपार्टमेंट में करप्शन होंगी, ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। क्या कोई सीख लिया? जैसे कह रहे हैं बहुत सख्त कार्रवाई होगी। ये सब फर्जी बातें हैं। ये सब फर्जी बातें हैं। क्यों कह रहे सख्त वाली? अरे भाई, मुख्यमंत्री जी के पास अकेला ये काम नहीं है ना, ये काम मुख्यमंत्री जी का नहीं है। ये फायर डीजी क्यों बनाया है? क्यों फायर में एक डीजी बैठता है, एडीजी बैठता है, आईजी बैठता है, डीआईजी बैठता है, हर जिले में फायर अफसर बैठता है, ये सारे लोग बैठते हैं ना। जब इस तरह की घटनाएं होती हैं, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, कल से एक अभियान चलेगा फायर ऑडिट का। और फायर ऑडिट का जो अभियान चलेगा, कोई बिल्डिंग सील नहीं होगी, हाँ, उससे पैसा वसूली जरूर हो जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका। मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं। मेरे साथ सुनील साजन मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ फॉर्मर डीजीपी डीएस चौहान साहब जुड़ चुके हैं और रत्नाकर सिंह बीजेपी के प्रवक्ता हैं, दोनों भी हमारे साथ कार्यक्रम में। सुनील जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, लखनऊ की इस घटना को लेकर क्या सरकार ने, डिपार्टमेंट ने, जनता ने, अथॉरिटीज़ ने कोई सबक लिया? 18 मासूम बच्चों की मौत हुई है, वो जो इस प्रदेश का भविष्य बन सकते थे, यंग लोगों की मौत हुई है। और मैं देखता हूं कि फिर से लोग सामान्य होना शुरू कर दिए। अधिकारी मुख्यमंत्री के जाते ही गायब हो गए, अब वहाँ नॉर्मल सी चलेगी, 1-2 दिन छपेगी, बात खत्म। देखिए ब्रजेश जी, जो आज घटना हुई है बहुत दुखद, और जितनी भी उसकी मतलब उसके बारे में क्या ही कहा जा सकता है। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने भी उन परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है, और जो आज हमारे बीच नहीं हैं,
उनको हमारी सच्ची श्रद्धांजलि। और किसी भी कोई भी श्रद्धांजलि तभी सच में हकीकत में सही मायने में होगी जब हम कुछ सीखें। जो बात आपने कही है, और ऐसा नहीं है कि ये कोई समस्या 2-4-10 दिन की है और यह केवल लखनऊ की है। अभी जब दिल्ली में घटना हुई तो इसी उत्तर प्रदेश में इसी सरकार ने ऑडिट किया, फायर विभाग ने किया। और ये भी सच है कि ऑडिट के नाम पे केवल भ्रष्टाचार हुआ है, और सिर्फ एक विभाग नहीं। आप सोचिए, जिस जगह ये कॉम्प्लेक्स है, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, कोई कमर्शियल कॉम्प्लेक्स ऐसा हो सकता है कि जाने और आने का एक ही रास्ता हो? और ऐसा नहीं कि किसी गली में है। मुझे कह सकता हूं कि 18 मीटर चौड़ी सड़क है। नहीं, मेन रोड है। मुझे आज वीरेंद्र जी मेन बता रोड रहे है। थे कि मेन रोड पे है, अभी चौराहे के कॉर्नर पे है। आप सोचिए ब्रजेश जी पहले कि मेरे घर के बगल में। हाँ। कैसे उस कॉम्प्लेक्स को एनओसी मिली होगी एलडीए से, कैसे नगर निगम के अधिकारियों ने अपनी जांच करके उसको एनओसी दी होगी, एलडीए के अधिकारियों ने दी होगी, फायर के अधिकारियों ने दी होगी। और जिस तरीके की बिल्डिंग दिख रही है, और मतलब अगर ये एनओसियां होती तो मुझे लगता है 1-2 तो हो सकता है कि हम लोग नौजवान खो देते, लेकिन सबको बचाया जा सकता था। आज ये जो लाक्षागृह बन गया वो कॉम्प्लेक्स, जी तो इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? और उसकी जिम्मेदारी तो किसी न किसी को लेनी पड़ेगी ना। सख्त कार्रवाई की बात कर रहे हैं। देखिए, सख्त कार्रवाई की बात कर देना, जांच बिठा देना, और उसके बाद जो आपने कहा कि जो फंसता है बस वो सीखता है, इसमें हमको आपको सबको सीखने की जो सरकार में है, विपक्ष में है, अधिकारी हैं, आम जनमानस हैं, जो आपको लगता है ठेकेदार सबक लिया लोगों ने, सीखा होगा? कम से कम सरकार, डिपार्टमेंट्स ने देखिए, सीखा कुछ? व्यवस्था प्रदेश- बनेगी या ऐसे ही चलेगा? अगर नहीं सीखा या नहीं कड़ा निर्णय लिया गया तो सबका नंबर आएगा, सबकी बारी आएगी। और ये भ्रष्टाचार हमारे प्रदेश को जला करके राख कर देगा। तो देखिए, आपको फैसला तो लेना पड़ेगा। आप कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं, संवेदनाएं, हर व्यक्ति संवेदनाएं व्यक्त कर रहा है, और हमारे नेता ने तो कहा है कि ऐसा कोई रास्ता निकले कि हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं है कि किसी एक की जिम्मेदारी है कि अच्छा, जो फर्क सरकार क्यों में नहीं पड़ता? मैं देखता हूँ लोगों को किसी के मरने पे ठीक है, हो गया, फर्क नहीं पड़ता। देखिए ब्रजेश जी, एक बयान दे दो, शोक प्रकट कर दो। जो फर्क पड़ना चाहिए, जो परिवार फेस कर, मतलब हम लोगों के प्रति जो करुणा का भाव है ना, वो खो चुके हैं एज ए सोसाइटी। हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि करुणा, दया खत्म है। मतलब लगभग लोगों की मर चुकी है। मतलब देख करके 2 मिनट 5 मिनट के लिए दुख हो जाना और उसके लिए बड़ा फैसला करना, दोनों में बड़ा अंतर है। हम लोग देखते हैं, लोग एक्सीडेंट देख करके एक दूसरे से पूछ के आगे बढ़ जाते हैं कि बचा या मर गया। तो जो आपने अपने शुरुआती दौर में कहा, ओपनिंग में थी मेरी, वो कोई कि वो सबकी वही तकलीफ है। क्या देखिए, सबसे बड़ी बात यह है ब्रजेश जी कि क्या हम आप जिस सोसाइटी में और जिस जगह रह रहे हैं वहाँ इंसान की कोई कीमत है या नहीं? तो जवाब आएगा कि नहीं। तो आम आदमी की कीमत नहीं है। किसी खास आदमी मरे तो हो सकता है कि कुछ हो, लेकिन आम आदमी मरता है तो बस अफसोस। तो ब्रजेश जी, इस देश में और प्रदेश में खास मतलब कितने एक अजीब सा सोसाइटी का बिहेवियर, गवर्नमेंट्स का एटीट्यूड, डिपार्टमेंट के कामकाज, कल से फिर लोग नॉर्मली वही करने लगेंगे जो। और मैं केवल एक बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा ब्रजेश जी, इसमें सरकार को कड़ा फैसला लेना चाहिए। आप कड़ा फैसला करेंगे तो आप साथ देंगे? आप तो फिर विरोध करने लगेंगे। नहीं, काहे को नहीं करेंगे? नहीं, क्यों करेंगे? आज सख्त कार्रवाई हो, अरे सख्त कार्रवाई हो, सब सस्पेंड कर दिए जाएं, जेल भेजे जाएं, मुकदमा हो और सारी बिल्डिंगों की जांच हो। बिल्कुल, हम सहमत हैं कि सारी बिल्डिंगों की जांच हो और अधिकारियों को जेल से नीचे दूसरी कोई जगह ना हो। मैं सुरेंद्र राजपूत जी को इस कार्यक्रम में आमंत्रित करता हूं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और इत्तेफाक से उसी इलाके के रहने वाले। सुरेंद्र जी, धन्यवाद आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। ये जिस तरह की घटना अलीगंज में हुई है लखनऊ के, बहुत ही दर्दनाक है। हम सबक क्यों नहीं लेते हैं, या कुछ ऐसा ठोस क्यों नहीं होता है? आप लोग इस मुद्दे पर क्यों नहीं बोलते हैं, या इस मुद्दे को क्यों नहीं व्यापकता के साथ इस पर बात होनी चाहिए
कि आगे लोगों की मौत ना हो, कुछ हम ऐसा बंदोबस्त करें, या हम हर साल यही करते रहें जो आज कर रहे हैं? ब्रजेश भाई, आपने आज सारी बातें लगभग अपने प्रारंभिक उद्बोधन में कह दी, कुछ बातें रह गई, मैं खाली वो कह रहा हूँ और जो आपका सवाल है उसका भी जवाब दे रहा हूँ। दो चीज़ें बड़ी स्पष्ट हैं, कुछ बातें शायद कड़वी भी कहूँगा, तो उसको बात के भाव को लीजिएगा, शब्दार्थ मत लीजिएगा। आप हमको बताओ कि आपके अलावा कितने और चैनल हैं राष्ट्रीय जिन लोगों ने ये खबर शाम 5 बजे से लेके अब तक करी? सबको उद्धव ठाकरे लगे हुए हैं। तो खाली मतलब जनता की ही जिम्मेवारी है मर्यादा लेने की, इमोशन लेने की, या जिन लोगों की जिम्मेवारी जनता को मर्यादाएं याद दिलाने की हैं उनकी भी कुछ जिम्मेवारी है? 5 बजे से है, मैं जिम्मेवारी से कह रहा हूँ। आपकी तो आज वो थी, राम मंदिर पे बहस थी ना, आपने तो बहस चेंज कर ली, लेकिन और किसने करी जरा एक बार? आज मैं राम मंदिर चढ़ावा की जो ये चोरी थी उस पर कर रहे थे, मुझे तो उसी पे बुलाया गया। सर, चोरी नहीं हुई। हाँ, लूट हुई है, वही बात। तो उस पे बुलाया था, लेकिन आपने मानवता दिखाई, आपने ये चेंज कर लिया। और बाकी कितने लोगों ने किया? उनको हम क्यों छोड़ दे रहे हैं? एक बात। दूसरी बात, मैं आपको मतलब मैंने कहा बहुत कड़वी बातें हैं। भ्रष्टाचार, सरकारी भ्रष्टाचार और सांप्रदायिक भ्रष्टाचार, ये तीनों के तीन जिम्मेवार हैं इसके लिए। भ्रष्टाचार में छोटा अधिकारी पैसे लेता है, जिसको अभी आप एलडीए वाला कह रहे हैं, फायर ब्रिगेड वाला कह रहे हैं, डीजी तक कह रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं कह रहे हैं कि जब होटल लेवाना में आग लगी थी तो ये हुआ था कि साहब इस होटल को बुलडोजर चलाया जा रहा है। उससे पहले होटलों में आग लगी थी 2-3 में, आपको मिश्रा जी याद होगा, 4 बाग में ये हुआ था कि साहब सारे होटलों के जितने अवैध कमरे हैं सब तोड़े जाएंगे। एक होटल एसोसिएशन का अध्यक्ष था या महामंत्री था, कौन था वो? भारतीय जनता पार्टी का नेता था। और ये जो लेवाना होटल था, ये होटल किसी भारतीय जनता पार्टी के या संघ के बड़े कार्यकर्ता का, अधिकारी का है, राहुल अग्रवाल का है। मैं नहीं जानता किसका, मैं क्योंकि ये मुझे बताया गया। आप मुझे बता दो कि छोटी छोटी झोपड़ियों पर बुलडोजर जब चलता है तो इतने बड़े होटल पर बुलडोजर योगी जी को नहीं दिखाई दे रहा है। यही होटल किसी मुसलमान का होता तो अब तक ये 7 मंजिल नीचे तक भी ढहा दिया गया होता। क्यों? एक बस्ती में पूरी आग लगी थी, तब भी तो कुछ नहीं हुआ। आप बताओ मेरे, मैं बड़ी मतलब मैं कड़वी बात कह रहा हूं, ये मैं बड़ी साफ सी बात, क्योंकि मन की पीड़ा है, इससे राजनीति का कोई लेना देना नहीं। अगर वो होटल संघ के कार्यकर्ता का है, भारतीय जनता पार्टी के नेता का है, तो वो बुलडोज नहीं होगा। अगर बुलडोज हुआ हो तो आप अपने कैमरे को भेजिए, सरकारी बाकायदा वो थे कि इस पर बुलडोजर चलेगा। देवकी नंदन जी इस चीज को बताएंगे कि 2 दिन, अच्छा, 3 दिन सबक क्या लिया हमने और हमने सीखा क्या इसमें? देखिए, अब ये नई बात है, बात आप समझिए। ये जो सांप्रदायिक भ्रष्टाचार है ना, आप जब तक इस पर अटैक नहीं करेंगे, एलडीए के वीसी 2-4-5 करोड़ रुपए, डीजीपी फायर 2-4-5 करोड़ रुपए, 2-4-5-10 हजार करोड़ की मानवता की हत्या करने वाले जब सरकार में बैठ करके ये दो मुहे वो करेंगे, स्टेटमेंट्स देंगे। अब आप मुझे बता दो, वो बिल्डिंग, मैं आपको आज कहता हूं, वो बिल्डिंग अगर किसी मजबूत भारतीय जनता पार्टी से कनेक्शन वाले की होगी तो उस मालिक का कुछ नहीं होगा। भ्रष्टाचार करने वाला भी गुनहगार है, पैसा देने वाला भी गुनहगार है। आप ये कहना चाहते हैं कि अब हम अगली घटना का इंतजार करें? बिल्कुल नहीं। मैं ये कहना चाहता हूं क्या किया कि जाए? अब तो चेत जाओ तुम लोग। अगर परिवार वाले नहीं हो भाजपा वालों, तो कम से कम दूसरे लोग तो परिवार वाले हैं। ये जो 18 बच्चे मरे हैं, इनमें से कोई बच्चा है मेरे घर का भी हो सकता है, कोई आपके घर का, कोई भाजपा के परिवार का भी तो हो सकता है। इन लोगों ने क्या क्या पाप किया है? जिस समय शुरुआत हो रही है, जब एलडीए की जमीन बिकती है, जब उसमें कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बिकता है, जब उसकी एनओसी होती है, इसमें क्या खाली अधिकारी पैसा खाता है? उस एरिया का सभासद, उस एरिया का एमएलए, उस एरिया का मंत्री, उसका आगे, उसके आगे, उसके आगे नहीं होता क्या? 9 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सिर्फ विधायक ही खा रहे हैं और कोई नहीं खा रहा है। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस है जी। अगर भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस है तो लेवाना होटल अभी तक खड़ा कैसे है? कोई बता दे मुझे, भारतीय जनता पार्टी के नेता बता दे, यहां पर बैठे सारी विद्वत सभा है, ये बता दे
कि वो लेवाना होटल तो आज तक खड़ा आपकी कैसे? बात का लब्बो लुआ में कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे भी इस तरह की चीजें होती रहेंगी। नो मैं एक्शन। जिम्मेवारी ओके, से कहता हूं कि यू शो रत्नाकर सिंह। आई विल शो यू द रूल पर। रत्नाकर सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद है। रत्नाकर जी, इस तरह की घटनाओं से ना हमने पहले सबक लिया, ना आगे सबक लेने को तैयार हैं। लोग मरने को मजबूर हैं, सिर्फ वही पीड़ा को समझते हैं जो अपनों को खोते हैं, बाकी किसी पे फर्क नहीं पड़ता है। देखिए ब्रजेश जी, सबसे पहले तो मैं इस अत्यंत दुखद और हृदय विदारक जो घटना हुई है, इस घटना ने सबको झकझोर दिया है और मर्माहत कर दिया है। इस पे मैं अपनी बहुत ही गहन संवेदना व्यक्त करता हूं और शोक संतप्त जो परिवार है उन परिवारजनों को ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनको संबल प्रदान करें इस दुख की घड़ी में। दूसरा प्रश्न आपने कहा, अभी भी आपने कहा फर्क कब पड़ेगा। पहले भी जब आपने स्टार्टिंग में कहा तो उसको मैंने नोट डाउन किया था और मैं उसी बात पे आना चाहता हूं। तकलीफ का एहसास सबको है और आपने देखा अपने वीडियो फुटेज में भी अभी इसी चैनल पे चलाया कि किस तरह से ब्रजेश पाठक जो डिप्टी सीएम है, घटना की जानकारी मिलने के उपरांत तुरंत वहां पे पहुंचे और सारी व्यवस्था को अपने हाथ में अपने सामने कराया उन्होंने। और उनकी आंखों में आंसू ये दर्शा रहा था, ये जता रहा था, ये बता रहा था कि हम इस घटना के प्रति जो है कितने संजीदा हैं और इस तरह की आंसू घटनाएं नहीं, ना हो, आपके इसके लिए एक्शन मैं बात रिक्वायर्ड नहीं है। कर लूं। हमें आपके आंसू नहीं चाहिए, हमें एक्शन चाहिए। पूरी बात कर रहा हूं, वो आगे ही मैं बात कर रहा हूं। देखिए, आज यह समय राजनीति का बिल्कुल नहीं है। जिस प्रकार कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ पे बैठ करके सरकार के ऊपर आरोप लगाने का काम कर रहे मैंने हैं। कोई राजनीति नहीं की। सर, पहला राउंड है, माफ आपको करिए, मैंने कोई सर, राजनीति नहीं की। सर, नहीं, मैंने सच बताया आपको। पहले आपको इतना सब्र होना चाहिए, आप तो डिबेट के रूल जानते हैं। आपने बताया अभी क्या हम बुलडोजर एक्शन इलीगल प्रॉपर्टीज पे करना छोड़ दे? जब भ्रष्टाचारियों पे जब हम एक्शन लेने चलते हैं तो आप चिल्लाने लगते हैं कि क्या उन 18 लोगों से आपने माफी लेवाना होटल मांगी? गिरा? सर आप ही डिबेट अब कर लो, मैं मैं शांत हो आपकी जाऊं बातों फिर। को पूरा कर सर, लेता पहला हूं। राउंड है, जी। इतना संयम रखिए आप। हाँ। दूसरी जगह से आप जो डिबेट सीख के आते हैं यहाँ ना करिए सर। पहला राउंड है, मुझे बात करनी। आपने माफी मांगी रत्नाकर सिंह जी उन 18 परिवारों से जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है? देखिए ब्रजेश जी, मैं अपनी बात आप माफी मांग के ये बात शुरुआत करते तो शायद आपकी सराहना मैं करता। मैं आप कांग्रेस पर आरोप लगा के, सुरेंद्र राजपूत पे आरोप लगा के बच के अगर निकलना चाहते हैं तो इसी को ढिठाई कहते हैं। बिल्कुल नहीं, हम जनता के प्रति जवाबदेह हैं। मैं अपनी बातों को आपकी रख लेता भाषा हूं, और फिर आपके बर्ताव से प्रश्न का बिल्कुल जवाब नहीं लग दूंगा। रहा कि आप जनता के प्रति कोई जवाबदेही की भावना भी रखते हैं। आपने देखा, आपने ब्रजेश जी देखा कि जैसे ही घटना की जानकारी हमारे योगी आदित्यनाथ को मिली, उन्होंने सारा कार्यक्रम रद्द करके और अलीगढ़ से एक्शन, वो तुरंत लखनऊ एक्शन, आए। एक्शन, लखनऊ आए, एक्शन। प्रधानमंत्री ने, हाँ मैं आपको बता रहा हूं एक्शन की ही बात कर रहा हूं। हाँ, बताइए क्या एक्शन लिया? प्रधानमंत्री जी ने शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना प्रकट की है और एक्शन पूछ रहा हूं भाई साहब, एक्शन की एक्शन। बात मैं कह रहा हूं। अभी एक्शन क्या लिया आपने? अगर एक एक्शन लिया हो तो मुझे इसी डिबेट में बता दो कि ये एक्शन हो गया है। अब सुन लीजिए, एक्शन की ही बात कर रहा हूं। घटना हुई है, उसके लिए हम संजीदा है और हमने उच्च स्तरीय जांच कमेटी का गठन कर दिया है। वो तो राम मंदिर वाले की भी जांच आप कर रहे हो, जांच तो खूब करते हो। थैंक यू सर, मैं समझ गया आपके पास बताने कुछ नहीं। आप तसल्ली रखिए, मैं इस डिबेट को थोड़ा आगे बताऊंगा। मेरे साथ उत्तर प्रदेश के फॉर्मर डीजीपी देवेंद्र सिंह चौहान भी जुड़े हुए हैं। चौहान साहब, बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। सर, ये क्यों इस तरह की घटनाएं होती हैं? और मैं आपको कोई ब्लेम नहीं करना चाहता, लेकिन इस तरह की घटनाएं रुक नहीं रही हैं और आप लोगों ने कुछ भी नहीं किया ऐसा, ताकि आगे से कोई ऐसी घटना ना हो, लोग अपने बच्चों को ना खोएं, इस तरह की बेभत्स, भयानक, भीषणतम घटनाएं ना हो। आप सोचिए कि उन 18 परिवारों पर क्या गुजर रही होगी। और लोग इतने करुणाहीन हो गए कि उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है। सरकारें जांच बिठाती हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती, हुई भी तो छोटी मोटी कार्रवाई हो गई। लेकिन ना तो हमने सबक लिया था, ना सबक लिया है। और मैं तो इस मामले में मायूसी के साथ कहता हूँ, आगे भी कोई सबक नहीं लिया जाएगा। चौहान साहब। घटना के लिए मेरी श्रद्धांजलि और मेरी पूरी संवेदनाएं हैं, लेकिन जो ये इशू हुआ है ये इमोशन से नहीं टैकल किया जा सकता।
अच्छी बात है कि हमारे अंदर इमोशन है, लेकिन यहाँ इस तरह की घटना पर हमें बहुत हार्ड एक्शन लेना पड़ेगा। जनता का पेशेंस खत्म होता जा रहा है और देश में जगह जगह अलग अलग जगह इस तरह की घटनाएं हुई हैं। इस पे हमें दो तरह की लायबिलिटी फिक्स करनी चाहिए। एक तो प्रशासनिक लापरवाही फिक्स करनी चाहिए और दूसरी अब हमें इसका लेवल अपग्रेड करना चाहिए और क्रिमिनल लायबिलिटी फिक्स करनी चाहिए। ये सरासर जो है, जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनकी क्रिमिनल लायबिलिटी है कि आप वहाँ एनओसी देते हैं और उसके बाद आप इंश्योर नहीं करते हैं कि वहाँ स्टैंडर्ड्स कायम हो, उनका पालन हो। मैं आपके चैनल पर पूर्ण रूप से ये स्वीकार करता हूं कि मैं प्रदेश का डीजीपी था, लेकिन फायर डिपार्टमेंट ऐसा डिपार्टमेंट था जिसमें मैं कोई रिफॉर्म नहीं कर पाया, क्योंकि ये डिपार्टमेंट डायकॉटमी में पल रहा है। वहाँ आईपीएस अफसर होते हैं लेकिन उनका फुल डिपार्टमेंट का अलग काडर है। पीएससी को जब से मर्ज किया उत्तर प्रदेश पुलिस काडर से, तब से पीएससी में डिसिप्लिन और एफिशिएंसी बढ़ गई, लेकिन फायर में ऐसा नहीं है। भारत सरकार ने फायर डिपार्टमेंट को रिफॉर्म करने के लिए अलग एक मॉडल एक्ट भी भेजा था। उसके लागू करने में काफी कठिनाइयां हैं और जब तक ये डिपार्टमेंट रिफॉर्म नहीं होगा, सिंगल लीडर के अंडर नहीं आएगा। क्यों सर? डीजी फायर के अंडर में आता है। डीजी फायर तो इसका हेड होता है, आईपीएस अफसर होता है, उसके नीचे एडीजी, आईजी सब तो होते हैं। वही मैं आपको बता रहा था कि डीजी फायर सर्विस होता है, लेकिन वहाँ जो फायर सर्विस के ऑफिसर्स हैं, फायर रिलेटेड मैटर्स को वही हैंडल करते हैं। उसका एक नोशनल कंट्रोल जरूर होता है, तो आप उसको रिस्पॉन्सिबल होल्ड कर सकते हैं। अभी देवकी नंदन मिश्रा जी डीजी फायर सर्विस का नाम ले रहे थे। मैं उनको इस तरफ से देखता हूं कि किसी व्यक्ति का नाम लेने से कोई सुधार नहीं होता, और जब तक हम सिस्टमिक सुधार नहीं करेंगे तब तक इसमें हमें कोई भी अच्छे परिणाम देखने में नहीं मिलेंगे। ठीक है, आज हम एक को सस्पेंड कर देंगे, दो को सस्पेंड कर देंगे, एलडीए में सस्पेंड कर देंगे, लेकिन साबत तो आप ही के टाइम मेरे ख्याल से डीजी फायर रहे होंगे, हैं? साबत तो आप ही के टाइम डीजी फायर रहे होंगे। देवकी जी ने कितनी सेंसेशनल खुलासा किया। नहीं, अविनाश चंद्र जो है वो मेरे समय डीजी फायर सर्विस थे, और अविनाश ने भी काफी प्रयास किया कि एक्ट में सुधार लाया जाए। लेकिन जो मैं कह रहा था बात कि सिस्टमिक जब तक रिफॉर्म नहीं होगा और क्रिमिनल लायबिलिटी जब तक आप फिक्स नहीं करेंगे। क्रिमिनल लायबिलिटी किसकी? घटनाएं जो है, क्रिमिनल लायबिलिटी मींस व्हाट? क्रिमिनल, देखिए, एक शेयर नेग्लिजेंस की वजह से इस तरह की घटनाएं होती हैं। आप उस पर मुकदमा कायम करिए, उनको अरेस्ट करिए, उनको जेल भेजिए, अभी सुधार होने लगेगा। सरकार कॉम्पेंसेशन देती है, कॉम्पेंसेशन बहुत जरूरी भी होता है, लेकिन हमारे अंदर एक कहीं ना कहीं एक मॉरल ये आ जाती है, कॉम्प्लेसेंसी आ जाती है कि भाई हमने तो पैसे दे दिए, अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, सभी खुश हो जाते हैं। सर, मुआवजा ब्लड मनी होती है सर, वो पता नहीं क्यों लोग मुआवजे को अच्छा मानते हैं, मैं उसे बहुत गलत मानता हूँ। ब्लड मनी है सर। मैं आपसे स्वीकार करता हूँ, और अगर मुआवजा देना ही है तो उन संबंधित अधिकारियों से ये मुआवजा डिडक्ट करके देना चाहिए जो रिकवरी करिए। तो इसलिए मैं हमेशा सिस्टमिक इम्प्रूवमेंट की बात करता हूं, और समाज में भ्रष्टाचार बहुत एंडेमिक हो गया है, लोगों का पेशेंस खत्म हो रहा है भ्रष्टाचार के प्रति। एक समय जब अन्ना मूवमेंट हुआ था तब देश जागृत हुआ था भ्रष्टाचार के लिए, फिर बाकी सब लोग फिर गायब हो गए, और पूरे देश में ये भ्रष्टाचार का जो है वो कीड़ा लगा हुआ है, और ये बहुत बड़ा होता जा रहा है। और जब तक हम अच्छा, आप लोग मतलब इसको आप पर्सनल मत लीजिएगा, आप लोग पर्सनल मत लीजिएगा, आप लोग इतने करुणाहीन क्यों हो गए हैं कि किसी की तकलीफ को आप तकलीफ नहीं मानते हैं, किसी के दर्द से आपको दर्द नहीं होता है, किसी ने अपना बच्चा खोया तो आपको बहुत पीड़ा नहीं होती है। आपके लिए ये एक रोज़मर्रा का काम है। आप मतलब आपके डिपार्टमेंट जहाँ आपने इतने लंबे समय सर्विस की, ये फ़र्क नहीं पड़ता, एटीट्यूड है। जैसे मैं देखा चीफ मिनिस्टर साहब वहाँ से निकले, सब गायब हो गए। देखिए, एम्पैथी एक क्वालिटी होनी चाहिए, और एम्पैथी
हर कर्मचारी में, अधिकारी में होनी चाहिए। अगर ये नहीं है तो ये बहुत ही मतलब चिंता का विषय है। रिस्पॉन्सिबिलिटी विथ एम्पैथी हम हमेशा बात करते हैं कि जिम्मेदारी एक ऐसे एहसास के साथ में कि हमें ये सेवा के रूप में काम करना है, तो तभी तो आप क्या रिकमेंड करते हो कि FIR हो और इसको तत्काल जेल भेजा जाए? बाकी कॉम्प्लेक्सेस का क्या किया जाए जहां इस तरह की और घटनाएं हों, प्रतीक्षा कर रही हैं? देखिए, इसमें जो एक रूप होके और एक लक्ष्य, एकाग्रता से जब तक आप काम नहीं करेंगे, कि जैसे अभी देवकी नंदन जी बहुत सही बोल रहे थे, मिश्रा जी जो है, कि जैसे ही अभी आप दोबारा शुरू करेंगे वो दोबारा वसूली शुरू हो जाएगी है? और क्या? वसूली होती दोबारा, अगर आप दोबारा अगर चेक करना शुरू करेंगे तो वसूली चालू हो जाएगी। ओह माय गॉड। ठीक है, वीरेन जी भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में। जी जी बोले सर। दिल्ली में देखिए, जब घटना हुई उन्होंने सब जगह चेक करना शुरू किया, फिर वहां पैसे की शिकायत लगी। यहाँ भी दिल्ली में तो अब नॉर्मलाइज हो गया, फिर वापस उसी मोड में चले गए। दिल्ली नॉर्मल हो गया, अब कल परसों में यहाँ भी सब ठीक हो जाएगा ऐसे। वीरेन जी भी हमारे साथ इस डिबेट में आ चुके हैं। वीरेन जी धन्यवाद आपका, आपने तो पूरी घटना को बड़ा क्लोजली कवर करवाया है। आप हमारे दर्शकों के साथ क्या शेयर करना चाहते हैं वीरेन जी? देखिए, इतने बच्चों की मौत के बाद तो हर आदमी का एक ही सवाल है कि इसका जिम्मेदार कौन है। हर कोई व्यथित है, दुखी है, लेकिन सबसे बड़ी सवाल है कि मासूम बच्चों की जो असमय मौत हुई है, इसका एक दुर्घटना नहीं माना जा सकता। इसको ये व्यवस्था के लिए एक बहुत गंभीर प्रश्न है। और सकरी गलियों में, कोचिंग सेंटरों में जिस तरह से व्यवसायिक प्रतिष्ठान, होटल ये सब चल रहे हैं, ये जिम्मेदारी किसकी है? इस पर अब हर आदमी चाहता है कि कुछ कार्रवाई हो। सब सोए ना पड़े रहें, कुछ लोग जाग जाएं, क्योंकि ये सरकार की नाक के नीचे है, लखनऊ में है। ये कोई लखनऊ से दूर किसी दूसरे जिले में नहीं है। विकास नगर की मरीन बस्ती में अग्निकांड हुआ, चारबाग के होटल में अग्निकांड हुआ, और जुगाड़ तंत्र से वो होटल बने रहे, खड़े रहे। लेवाना होटल में 4 लोग मरे थे, अग्निकांड हुआ था लखनऊ में, इसी लखनऊ में 2022 में। आपने दिल्ली की घटना देखी, नोएडा में एक नौजवान युवराज मेहता पानी में डूब के मर गया था। आज लखनऊ के कोचिंग सेंटर में 15 से ज़्यादा बच्चे मौत के घाट पर उतर गए हैं। जिस बिल्डिंग पर ये आज आग लगी है, ऐसी जानकारी आ रही है कि ये रामेश्वरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट के जो मालिक हैं, वीरेंद्र शुक्ला, सुरेंद्र शुक्ला, ये उनकी बिल्डिंग है और उनके नाम पर इसका नक्शा पास हुआ था, लेकिन नक्शे के विपरीत ये बिल्डिंग बनाई गई है। एग्जिट का रास्ता नहीं था। सबसे बड़ा सवाल यही है जिसकी वजह से बच्चे बाहर नहीं निकल पाए। और ये बात LDA को आज पता चली होगी कि नक्शे के खिलाफ बने हैं। घूस खा खा के जब पेट हांडिया जैसे हो गया होगा, तब आज इन्हें याद आया होगा कि आज मानचित्र के खिलाफ बना है। ब्रजेश जी, एक LDA के पास कितनी फोर्स है? एक LDA सील करके आता है, अंदर अंदर पुलिस काम करा देती है, थाना पैसा लेता है, स्लैब का पैसा LDA भी लेता है, पुलिस भी लेती है। अच्छा, पर स्लैब है पैसा? पुलिस हर चीज में पैसा लेती है, बिना पुलिस के नहीं बन सकता है। तो इसलिए आइडिया नहीं है। जब LDA लिख कर देता है कि इन्होंने सील तोड़कर निर्माण कर लिया, FIR की जाए, तो पुलिस FIR नहीं लिखती है। उस थाने से ये अवैध बिल्डिंगें भी थानों की एक कमाई का बहुत बड़ा स्रोत हैं जब ये बनती हैं। अच्छा, एक कोई कोचिंग आज आग लगी, आज 15 बच्चे मर गए। हम जहां खड़े हैं हजरतगंज में, ऐसी यहाँ सैकड़ों कोचिंगें हैं जहां पर अगर घटना हो जाएगी तो कई 100 बच्चों की जान आफत में फंस जाएगी। अभी तो ये खाली एक घटना आपके सामने आई है। एक अकेले हजरतगंज जो लखनऊ का हार्ट है, यहाँ पर सैकड़ों कोचिंगें चलती हैं। अगर
लोगों को लेवाना की घटना याद हो तो लखनऊ के कोचिंग सेंटरों को भी देख लें। और सबसे पहले जांच, आजकल एक कोचिंग सेंटर जो सबसे ज्यादा तेज चल रहा है, एलन कोचिंग सेंटर। हजारों हजार बच्चे इनके सेंटरों में पढ़ रहे हैं एलन कोचिंग में। इनकी जांच क्यों नहीं हो रही है? जिस दिन घटना होगी उस दिन तबाही आ जाएगी, तबाही। एलन कोचिंग में इतने बच्चे हैं लखनऊ में खाली, ये कोई मामूली बात नहीं बता रहा हूं आपको। उस दिन संभाले नहीं संभलेगा। ये सरकार के अधिकारी, ये एलडीए किसी के माथे पे डालने से उस दिन छूटेगा नहीं मामला। ये पुलिस, फायर, एलडीए सब पैसा लेके चुप हो जाते हैं, लोगों को मौत के हवाले कर देते हैं। तो क्या ये बात अब मान ली जाए कि इंसानी जान पर घूसखोरी भारी पड़ रही है? जितने बंदे बच्चे जिंदा जले हैं आज उनके माँ बाप भी जल कर मर गए, एक तरह से समझ लीजिए उनके अरमान मर गए। किसी ने गांव से अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेजा है, कोई अपने जेवर गिरवी रखता है, कोई कर्जा लेता है, तब अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनके भविष्य को संवारने के लिए इन कोचिंग सेंटरों की भारी उगाही को वो पूरा कर पाता है। इन पर कोई कंट्रोल नहीं किया, कितना फीस लेंगे इनके लिए आज तक सरकार ने कोई कड़ाई से नियम लागू नहीं किया। आज गिरफ्तारी, ताला मारो, बुलडोजर चलाओ, जब चलेगा तब देखा जाएगा। जिसकी जान जानी थी चली गई। 25 बच्चे में 15 मर गए। अभी आग से अगर जिसका 30-40% शरीर जल जाता है उसके बचने की संभावनाएं कम हो जाती है। ट्रू, सही कह रहे हैं। बताइए 10 बचे, 10 में से हॉस्पिटल में कितनी जान जा सकती है? तो इसका मतलब निकल ही नहीं पाए, कोई रास्ता ही नहीं था। छत पे ताला मारे हैं, दरवाजा पतला है, सीढ़ी पतली है, बच्चे कूदे, किसी की रीढ़ की हड्डी टूट गई, कुछ बच्चे तार से लटक लटक के कूदने लगे। इतने छोटे मासूम बच्चे जिनकी, जो कोई 10th में पढ़ रहा है, कोई 11th में पढ़ रहा है, उसके पास कितनी समझ होगी? सबके अरमान, सबकी उम्मीदें सब खत्म हो गई। तो ये इतना दर्दनाक है कि हम कहने में खाली लग रहा है कि यह घटना हुई। अच्छा, कह रहे हैं सख्त कार्रवाई करेंगे। अब कार्रवाई ये किन पर करेंगे और किस पर कार्रवाई होती है? एलडीए के अधिकारियों पर, फायर के अफसरों पर, लखनऊ पुलिस के अफसरों पर, जो न तो समय पर पहुंचे और उनसे पहले तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंच गए। कितने अधिकारी पुलिस के मौके पहुंच ही नहीं पाए थे। क्यों, सीपी वगैरह नहीं पहुंचे थे क्या? ये सब बहुत देर में पहुंचे हैं। अरे, उनसे पहले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचे, एम्बुलेंस लेके पहुंचे। बहुत सारे अधिकारी मौके पर नहीं पहुंच पाए, तमाशा देखते रहे। अब आज ये बातें ये उलाहना देने की नहीं है, ये समाज को कार्रवाई, समाज को परिणाम आप लोग चाहिए। टाइम काट के वीरेंद्र जी को दे दें। जी वीरेंद्र जी कंटिन्यू। देखिए, नहीं सारा नहीं तो मतलब जिनकी बिल्डिंग है उन अनुमति पर लेके क्या दें। कार्रवाई हुई, वो बिल्डिंग क्यों तोड़ी जाएगी, उस पर क्या कार्रवाई होती है? मुआवजा 5 लाख दिया गया। जिनके जीवन में अंधेरा छा गया, उनका मुआवजे से कुछ नहीं होगा। उनका बच्चा बर्बाद हो गया, बच्चा चला गया। अब अच्छा, रत्नाकर कह रहे हैं कि शोक प्रकट कर दिया, यही एक्शन है। देखिए रत्नाकर जी, यही तो था ना मतलब जो भी बातें हैं ये संवेदनशीलता की बातें हैं, क्योंकि क्या कहा था उन्होंने? आज शोक, प्रधानमंत्री जी ने शोक व्यक्त कर दिया। करिए जांच। हाँ वीरेंद्र जी कंटिन्यू। देखिए, लोग तो यही कहते हैं, जब माँ बाप रोएंगे कि मत रो, वो इतने दिन के लिए ही आया था। लेकिन जिस माँ ने पाला पोसा, जिन पिता ने अरमानों से पढ़ाया बढ़ा किया, उनके लिए ये जीवन भर का दुख है, ये मिटने वाला नहीं है। जी वीरेंद्र जी कंक्लूड करें प्लीज। वो जिनका बेटा मर चुका है, जिनकी बेटी मर चुकी है, वो कभी इस बात को स्वीकार नहीं कर पाएंगे किसी के। देखिए, वो अपना ख्याल नहीं रख सकते, इतने छोटे बच्चे थे। बस इतना जान लीजिए, जो खिलौनों से खेलते थे उनके अंदर समझदारी आ रही थी। वो कोई ऐसे नहीं थे कि बहुत प्रौढ़, नौजवान और मजबूत लोग हों। आप बच्चों की फोटो देखिए, वो बचपन खिलौनों से खेलते हुए बस निकल कर बाहर आए थे। उन्होंने
खाना खाया होगा और कोचिंग के लिए वो इस भरी गर्मी में दोपहरी में तैयार होकर आए होंगे। पता नहीं पानी पिया कि नहीं पी पाए, दरवाजा तोड़ते रहे, खटखटाते रहे, पता नहीं निकल पाए कि नहीं निकल पाए। जो बच्चे अपने सामान का ख्याल नहीं रख सकते वो अपनी जिंदगी कैसे बचाए होंगे, आप इसकी कल्पना करिए। आपने तो बड़ी इमोशनल बात कर दी। यही करुणा है जो वीरेंद्र जी के मन में है ना। मैं चाहता हूँ सबके मन में ये, जो लोग व्यवस्था चलाते हैं ना, उनके मन में ये करुणा जगे, वो एहसास करें, करते ही नहीं। देखिए हमारे आपके पास क्या दौलत है, गरीबों के पास उनके बच्चे ही उनकी दौलत हैं। उनको अगर कोई लूट रहा है, उनको अगर लूटा जा रहा है, भगवान के वो रूप होते हैं, तो क्या भगवान भी अपना रूप खो रहा है सिर्फ शैतानी ताकत के आगे कि लोग पैसे की खातिर कुछ भी करने को तैयार हैं। जिनका बच्चा चला गया वो क्या सोच रहे हैं, जिनके घर में आज अंधेरा छाया हुआ है। अब सिर्फ माँ बाप यही कह रहे होंगे कि किसी बहाने से लौटा, किसी तरह से लौटा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। देखिए ब्रजेश पाठक वहाँ मौजूद थे, वो कितना रोए हैं। किसी को भी देख के दर्द हो सकता है। नहीं, मैं देख रहा था आपके दोनों रिपोर्टर जो ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रहे थे, रोते जा रहे थे, बोलते जा रहे थे, रोते जा रहे थे, बोलते जा रहे थे। एक समय तो मुझे मतलब खुद आवाज बंद करनी पड़ी। हर कोई रोया है क्योंकि मासूम बच्चों की मौत पर कोई भी ऐसा संसार में व्यक्ति नहीं होगा जो दुखी ना हो, जिसके आंसू ना निकले। तो ये बहुत दुखद है। बस ऊपर वाला उन परिवारों को दुख सहने की हिम्मत देगा, पता नहीं कैसे देगा, कितने कष्ट में देगा, इसकी कोई आकलन नहीं है। लेकिन समाज के जिम्मेदार लोगों को ये तय करना होगा कि जितने कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, अब ऐसी दूसरी घटना ना होने पावे, उस पर बुलडोजर चला दीजिए। जी वीरेंद्र जी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपना इनपुट, फीडबैक और जो कुछ भी आपने महसूस किया उसे उसी तरह दर्शकों को बताने के लिए बहुत शुक्रिया। मैं देवकी जी आपके पास आता हूं, क्या कोई सबक लिया? जैसा कि चौहान साहब कह रहे थे कि फायर डिपार्टमेंट चूँकि अलग है और उनके नॉर्म्स अलग हैं, तो हम बहुत ज़्यादा उन पर कंट्रोल नहीं कर पाते। सर आपके पास 60 सेकंड है। नहीं, फायर डिपार्टमेंट की बात बात करूँगा। जब ये बिल्डिंग बनती है, जैसे वो बिल्डिंग बनी हुई है, आप जब किसी घर का नक्शा पास कराने जाते हैं तो चारों तरफ आपको सेटबैक छोड़ना पड़ता है। और जब कमर्शियल बिल्डिंग बन रही है 3 फ्लोर की, उसके बगल में दूसरी कमर्शियल बिल्डिंग बन गई, उसके बगल में तीसरी बन गई, उसके बगल में चौथी बन गई, उसके बगल में 5वीं बन गई, लगा चिपका करके कोई जगह नहीं छोड़ा। पूरा कपूरथला समझिए बिल्डिंग बनी हुई। क्यों पास हो रहा है भाई नक्शा? ये लिए क्यों ना, क्या जरूरत है कपूरथला पे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स इतने सारे की, जिसकी वजह से जाम भी लगता है, पार्किंग है नहीं, लोग गाड़ी नहीं खड़ी कर पाते हैं, और इस तरह की घटनाएं भी होती हैं। दूसरी बात, जो फायर डिपार्टमेंट की आप बात कर रहे हैं, फायर डिपार्टमेंट में ऑलरेडी एक डीजी पोस्ट होते हैं। डीजी से बड़ा कोई अफसर डीजी रैंक के ही होते हैं वो। पर चौहान साहब की बातों से लग रहा था कि डीजी की तो कुछ चलती नहीं, डीजीपी के अंडर में शायद वो नहीं आते हैं। चौहान साहब का ऐसा मुझे लगता है ये था, डायरेक्ट डीजीपी के अंडर में वो नहीं आते हैं। शायद मुझे लगता है यही आशय रहा होगा, मुझे इसमें ध्यान नहीं आ रहा है कि वो डिपार्टमेंट, जी यही रहा होगा मुझे लगता है। हाँ, तो डीजीपी के अंडर में नहीं आता है। अरे हाँ, ये अच्छा ऐसा है? हाँ ऐसा है। मैं चूंकि काफी दिन हो गया, मुझे ध्यान नहीं आ रहा था। ठीक है। तो डीजी फायर, लेकिन जैसे डीजीपी चौहान साहब रहे हैं, आज की तारीख में डीजीपी राजीव कृष्णा जी हैं, ये कुर्सी बदलती रहती है। डीजीपी रैंक का ही एक अधिकारी उस चेयर पर बैठा है ना, ऐसा तो है नहीं। वो जो डीजीपी रैंक के अधिकारी उस चेयर पर आज की तारीख में बैठे हुए हैं, वो भी डीजीपी बन सकते थे, हो सकता है आगे बन जाए। तो अच्छा, क्या मुझे उनके अंदर संवेदनशीलता की कमी नहीं है? इसको थोड़ा समग्र रूप से बताइए। समग्र रूप से यह है कि फायर डिपार्टमेंट में जब तक जो बात इशारा आपने किया है चौहान साहब ने, और जो मैंने खुले तौर पर कहा है, चौहान साहब ने उसका इशारा किया है, इतना करप्ट डिपार्टमेंट है कि मैं आपको बता नहीं सकता। ओके, सुनील जी, क्या आपको लगता है कि इस हादसे से कोई सबक लिया गया है, आगे कुछ ठोस इंतजाम हो गए ताकि हम इंसानी जिंदगी को बचा सकें? देखिए ब्रजेश जी, क्योंकि आज हम आप जिस दुर्घटना पर बात कर रहे हैं, उसमें कोई पॉलिटिकल बात के लिए जगह नहीं बचती है। फिर भी मैं अपने साथी बीजेपी के प्रवक्ता से ज़रूर कहूँगा कि उनकी जिस तरीके की भाषा और जिस तरीके से जवाब उन्होंने दिया, आपने कहा कि एक्शन क्या, तो उन्होंने कहा मुख्यमंत्री जी ने अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया।
उप मुख्यमंत्री जी रोने लगे, प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट कर दिया। ये थोड़ा सा ठीक नहीं है। संवेदनाएं आपके अंदर भी होनी चाहिए। और हम सब मिल के एक बात कह रहे हैं ब्रजेश जी आपके कार्यक्रम में, ये सिस्टम के द्वारा की गई हत्याएं हैं। इनके पीछे जो भी दोषी हो उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा चलना चाहिए, हत्या की सजा होनी चाहिए। इससे नीचे कोई समझौता नहीं होना चाहिए। सुरेंद्र जी, आप क्या मानते हैं कि कोई इससे सबक लिया गया है, आगे ऐसी घटनाएं ना हो, हमें कुछ इसके बारे में ठोस पहल करने की ज़रूरत है? जो हम लोग कर सकते हैं, हम मीडिया में भाई बोल सकते हैं। वो कहते हैं ना सर कि रास्ते को भी दोष दे आंखें भी कर लाल, चप्पल में जो कील है पहले उसे निकाल। सिस्टम का मुखिया अगर बैठा हुआ है, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री, देश में प्रधानमंत्री, अगर सिस्टम का मुखिया कमर कस ले तो किसी की हिम्मत नहीं। मैं आपको आप ही के यहाँ का याद दिला देता हूँ। हम लोग आप सब बैठे हुए थे, अचानक से चचा अमीर हैदर वाली बिल्डिंग गिर गई थी जी। अरे याद है आपको? यहीं पर हम बहस कर रहे थे, हम लोगों ने बहस करी थी। आप मुझे ये बता दीजिए उस बिल्डिंग के मालिक का क्या हुआ? मतलब आप कोई जगह पे तो आप अकाउंटेबिलिटी रखेंगे ना। होटल लेवाना तो गए थे ना कुछ, उसमें लोग तो जेल गए थे। जेल जा गए, जो बिल्डिंग गिरी थी ना पूरी। हाँ, जो बिल्डिंग गिरी थी, कुछ लोग जेल रिकवरी हुई हो, आज उसका मालिक इस समय जेल में हो, या उनकी बिल्डिंग को सीज कर दिया गया हो। बिल्डर वाला है, यजदान बिल्डर थे। एक ये राहुल के आप बता रहे थे अभी, कौन वो लेवाना होटल वाले, ये लोग। जब इन लोगों को सजा ही नहीं मिलेगी, ये अपने पॉलिटिकल कनेक्शन से बच जाएंगे, तो आप फिर एक चीज जान लीजिए, खाली अधिकारियों के ऊपर अभी हम लोग क्या इमीडिएट कर सकते हैं? दोष डाल दीजिए। सर देखो, मैंने कहा इस सिरे से उस सिरे तक सब सरीके जुर्म। थैंक यू सर। कोई जमानत पर रिहा है, कोई फरार है। ओके, रत्नाकर सिंह जी, सिर्फ सहानुभूति के शब्द हैं, सिर्फ शोक के शब्द हैं आपके पास, सख्त कार्रवाई की बातें हैं, या कोई ठोस एक्शन? देखिए ब्रजेश जी, अभी जहाँ तक समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता बैठे हैं, इनको शुद्ध रूप से इस पे करनी है राजनीति। और मेरी आधा सच इन्होंने कहने का काम किया और आधा जो मैंने बात कही लास्ट में उसको छुपा ले गए कितनी चातुरता से। मैंने बिल्कुल कहा कि मैंने संवेदना की बात की, आपने कहा कि तकलीफ सबको समझ में आनी चाहिए, और वो तकलीफ की बातें मैंने कही। मुख्यमंत्री जी ने संजीदगी से लिया, प्रधानमंत्री जी ने लिया, डिप्टी सीएम ने संजीदगी से लिया। उसके बाद मैंने जब कहा कि घटना की जांच के लिए तुरंत आदेश दिया गया है, और जो भी दोषी है उसके पीछे जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ी और सख्त सजा कार्रवाई होगी ही। और आगे भी एसआईटी भी बन सकती है, घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, कल तक इसके लिए भी कार्य किए जाएंगे। ये कल तक एसआईटी बन जाएगी, और एसआईटी अपनी जांच 7 दिनों में देगी, और उसके बाद उसको 15 दिन का और समय दे दिया जाएगा। जरा बोल लेने जमानत नहीं भी, जमानत की बात कह रहे हैं तो राहुल गांधी भी जमानत पे हैं, तो भ्रष्टाचार तो आप समझी नहीं पाए क्या बोल रहे हैं। बचने का तमाम उपाय और कानूनी प्रक्रिया से बच जाते हैं तो वो उसकी तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन सरकार जहां तक जिम्मेदारी उसको जवाबदेही है, वह निश्चित रूप से कल्प्रिट को पकड़ेगी और उसको सजा देने का काम कानून का होता है। जी, बहुत शुक्रिया आपका। मैं चौहान साहब को भी आमंत्रित कर लेता हूँ। चौहान साहब, अच्छा ये घटना हो गई, पीछे की और भी तमाम घटनाएं हैं, क्या इस बात का कोई भरोसा दिलाया जा सकता है कि आगे से हम हाईएस्ट प्रिकॉशन लेंगे? ऐसा भी कोई भरोसा नहीं दिलाता। जैसे रत्नाकर ने कहा, मैंने सरकारी बयान पढ़े, कार्रवाई करेंगे, जांच बिठाएंगे, पर आगे से ऐसा ना हो। हम कोई ऐसा सिस्टम के बारे में सोच सकते हैं, या फिर ये मेरा सवाल काल्पनिक है? नहीं, आपका सवाल वाजिब है। अगर इसकी शुरुआत करनी है तो सबसे पहले जो भी प्रशासकों की लाइन है, एक चेन होती है गवर्नमेंट में, तो उनको अपना मन और हृदय कठोर करना चाहिए, एफआईआर दर्ज करनी चाहिए, अरेस्ट करके जो नेग्लिजेंस के लिए जिम्मेदार हैं उनको जेल भेजना चाहिए। जो बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं उनको लिए सबसे बेस्ट क्वालिटी का इलाज और वो मुफ्त इलाज उनको उपलब्ध कराना चाहिए। और अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए एक प्रॉपर जो है एक टीम ऐसी गठित करनी चाहिए। एसआईटी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑफिसर्स हैं। जो क्यों आप एसआईटी को सही नहीं मानते हो? एसआईटी क्या, एसआईटी से आप वाले पे आपने ऐसा क्यों कहा कि नहीं? चौहान साहब ने कम से कम ये बिना कहे ये मान लिया कि ये सिस्टम के द्वारा की गई हत्याएं हैं, इसीलिए जेल भेजने की बात कह रहे हैं। देखिए,
हमें हमें जो करना है, हमें इसकी टर्मिनोलॉजी में नहीं पढ़ना है कि ये एसआईटी का क्या मतलब होता है, स्पेशल इंक्वायरी टीम, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, इसमें सब में नहीं पढ़ना है भाई। देयर इज ऑलरेडी एस्टेब्लिश चेन, एडीजी फायर सर्विस हैं, डीजी फायर सर्विस हैं, वो तुरंत सस्पेंड करें लोगों को, अपनी तरफ से ऑर्डर कराएं, एफआईआर रजिस्टर कराएं, इलाज उपलब्ध कराएं, और एक अपनी विभाग के अंदर ही एक प्रॉपर एक स्पेशल सेल क्रिएट कराएं, जिससे जो इसको पूरा मॉनिटर करे कि आगे ये घटना सर देखो, आप तो सिस्टम के भीतर के लोग रहे हो। जब सीएफओ की पोस्टिंग होनी होती है, चीफ फायर ऑफिसर की जिलों में, उस वक्त क्या माहौल रहता है और क्या हालात रहते हैं सर? अब आपसे बेहतर कौन रहा है? आप तो इनर रिंग में रहो, हम लोग तो बाहर से देख के इतना जानते हैं। नहीं, इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि ये डिपार्टमेंट टोटली डीजीपी के अंडर नहीं होता है जी, और इसमें एक ड्यूअल कंट्रोल है और विभाग के अंदर धन्यवाद सर, कंट्रोल है। धन्यवाद सर, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और अपने सभी मेहमानों का धन्यवाद देता हूं कि एक गंभीर सामाजिक मसले पर आप सब ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। बहनों भाइयों, आप सबका शुक्रिया। एक ब्रेक के बाद प्रियव्रत दीक्षित आपको ऐसे वीडियोस दिखाएंगे जो आज की घटना में आपको बेचैन कर देंगे।